है आपका हमारे अपने चैनल रॉक क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अच्छे से समझ में आया कि नहीं ये हमें कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर का वीडियो होने वाला है ना, ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं लिया गया है, डायरेक्ट आपके बुक से लिया गया है, जो क्लास 12th का फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस का, उसके सेकंड चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर वही है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी जो आपके चैप्टर में नहीं पूछा गया है, उसका पहले से हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसका वीडियो बना लिया है। तो आपको क्या करना है, अगर आप वो नहीं देखे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में हमारा आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, कौन सा गलत है हमें बताना है। कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभाव विचारधारा है, तो ये सही बात है। क्यों, क्या है कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। फिर है उत्पादक साधनों पर राज्यों का स्वामित्व था, यानी जो उत्पादन के जो चीज़ थे, साधन थे, उन पर किसका अधिकार था, तो वो राज्य का था। तो बिल्कुल सही बात है, समाजवाद में यही होता है। फिर है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। और लास्ट है कि अर्थव्यवस्था हर पहलू को नियोजित और नियंत्रणात्मक राज्य करता था। तो देखिए ये भी सही हो जाएगा कि जो भी नियोजन और नियंत्रण होता है ना, वो राज्य का होता है। तो यहाँ पे तो हमसे गलत पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। क्योंकि ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा जो अर्थव्यवस्था होता है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर आप देखो निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाएं, मतलब आपसे इसलिए पूछा जा रहा है ना कि सबका ईयर जो है वो अलग अलग है, तो आपको स्टार्टिंग से बताना है कि कौन सा पहले है। तो देख लो, पहला हमसे पूछा जा रहा है अफगान संकट, फिर है बर्लिन की दीवार का गिरना, ठीक है, फिर है सोवियत संघ का विघटन, और फिर है रूसी क्रांति। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बाय स्टेप सही होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी रूसी क्रांति, ठीक है। तो रूसी क्रांति आपको पता होगा कब हुई थी, मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये हुई थी 1917 में, ठीक है, 1917 में। फिर अफगान संकट, ये देखिए 1879 से 1979 से 89 तक क्या था कि अफगानिस्तान गृह युद्ध की चपेट में रहा था। फिर है बर्लिन की दीवार का गिरना। तो देखिए ये जो बर्लिन की दीवार थी ना, ये कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। 9 नवंबर, अच्छे से लिख लेना, 1989 को गिराई गई थी। और आपको पता होगा बर्लिन की दीवार के बारे में कि ये क्या था, 150 किलोमीटर लंबा दीवार था, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में था, और इसका निर्माण हुआ था 1961 में। तो ये थी बर्लिन की दीवार। अब आप देखो सोवियत संघ का विघटन, मतलब इसका विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991, ठीक है। और अगर मैं डेट की बात करूँ ना, तो वो हुआ था 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस डे के दिन 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये आपका आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है, मतलब उसके बाद ये ना हुए थे। तो ऑप्शन देखिए, पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत। तो ये तो हो गया था, तो ये सही हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि क्या हुआ था कि जो उस पे राज्य थे, ठीक है, वो सब अलग अलग हो गए, और सब राज्य का अपना अपना राजकुल, मतलब सबको अलग अलग दे दिया गया, सबका स्वामित्व किसके पास चला गया, तो वहाँ की राज्य सरकार के पास चला गया। तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। फिर है ऑप्शन कि मध्य पूर्व में संकट आया था। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो मध्य पूर्व के क्षेत्र थे ना, उसमें संकट नहीं आया था, सोवियत संघ के विघटन का ये परिणाम नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। यहाँ पे ग छूट गया है, तो वैसे भी वो सही आंसर नहीं है, तो आप अपने बुक से देख लेना। और जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स,
यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। तो हमें पता है कि वो कैसी विचारधारा पर आधारित थी, तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। फिर सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठन था, तो कौन था, तो वो वारसा थी। ठीक है, सॉरी वारसा। हमने आपको बताया था कि जब क्या किया था, अमेरिका ने नाटो बनाया था, तो उसके बाद सोवियत संघ ने एक व्यवस्था बनाई थी, सैन्य गठबंधन था, जो कौन था, तो वारसा था। फिर है कि डैश पार्टी को सोवियत राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा था, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारी। फिर है डैश ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की। तो देखिए ये थे मिखाइल गोर्बाचेव, और इन्हीं के कारण क्या था, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, मतलब इनकी नीतियों के कारण। हालांकि इनकी नीतियां बहुत अच्छी थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इनकी नीतियों के बारे में आपको डिटेल में बताया था, और आगे क्वेश्चन भी जरूर होगा तो हम वहाँ पे आपको डिटेल में बताते जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए कि डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बर्लिन की दीवार का गिरना। आप देखो बर्लिन की दीवार 89 में गिरी, और उसके 2 साल बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो क्या हो गया कि शीत युद्ध का जो दौर था वो समाप्त हो गया। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा, यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा गया है। फर्स्ट का समाजवाद, फिर है वारसा पैक्ट, फिर है साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर है मिखाइल गोर्बाचेव, और है बर्लिन की दीवार। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, कि सोवियत अर्थव्यवस्था में किस पूंजीवाद देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अलग होने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं की जिक्र करें। मतलब क्या है कि जब सोवियत अर्थव्यवस्था की किसी पूंजीवादी देश, हम जानते हैं कि अमेरिका कैसा पूंजीवाद देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग होने की किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी विशेषता बतलानी। तो आप देखो सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये जो सोवियत अर्थव्यवस्था है ना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पे ये क्या है, पूंजीवाद से अलग है। क्योंकि पूंजीवाद में कैसी विचारधारा है, तो वहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। और सोवियत व्यवस्था की जो शक्तियाँ थी, जो उनका अधिकार था, वो किनके हाथ में था, तो राज्य के हाथ में था, यानी वहाँ की सरकार के हाथ में था। लेकिन जो पूंजीवाद होते हैं ना, वहाँ पे सरकार के हाथ में अधिकार नहीं होता, वहाँ पे किनके हाथों में होता है, तो वो होता है वहाँ के जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो उद्योगपति हैं, उनके हाथों में होता है। तो ये भी हमें क्या करता है कि अमेरिका से अलग बनाता है। फिर सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर आधारित था। और देखिए जिस तरह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें ऐसा माना जाता है कि व्यापार से ही विकास होगा। तो ये उनकी मान्यता होती है, वो इसी के आधार पर क्या करते हैं, अपने देश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखो जो सोवियत अर्थव्यवस्था है ना, वहाँ पे भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर आधारित थी। मतलब ये कृषि करते थे, और मतलब व्यापार पे पूरी तरह से ये डिपेंड नहीं होना चाहते थे। तो ये क्या है, ये सारी बातें इन्हें अमेरिका से अलग बनाती है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार में के लिए बाध्य हुए। मतलब कौन से ऐसे कारण थे जो क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव को उसमें सुधार लाने के लिए बाध्य किया, मतलब उन्हें लगा कि करना चाहिए। तो वो बातों को हमें लिखना है। आप देखो कुछ बातें यहाँ पे दी गई है, 5-6 बातें हैं। ठीक है, तो आपके ये क्या आता है ना, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा दूंगी। बाकी आप अपने वर्ड में लिखोगे तो आपको और अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उनके जो कारण है वो निम्न है। पहला, सोवियत संघ के धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। जो सोवियत संघ थे ना, वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे नौकरशाही बढ़ते गए। नौकरशाही आपको पता होगा मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे मतलब सरकारी नौकरी के अंदर में वो आते चले गए। वहाँ जो सरकारी नौकरी के लोग थे, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो उनका प्रभाव बढ़ते चला गया। फिर पूरी अर्थव्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। मतलब नौकरशाही वही हो गया जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, हम उनकी बात कर रहे हैं।
इसके कारण सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और लोगों का जीवन कठिन होता गया। अब आप देखो, अगर हम वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन लागू किए हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा कर्तव्य ये बनता है कि हम जनता को क्या करें कि इतने अच्छे से ट्रीट करें कि जनता क्या करे, सरकार पे उंगली नहीं उठाए, क्योंकि पहले ही यहाँ क्या है, और किसी पार्टियों को अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ की जो पार्टियाँ के जो अंदर कार्यकर्ता काम करते थे, उन्होंने क्या किया ना, धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाया और क्या किया कि जो वो चाहते थे वही करने लगे, मतलब जनता की राय लेना बंद कर दिया। जिस कारण क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, क्लियर हो गया। फिर सोवियत अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई गई। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन होता है, मतलब सारा अधिकार जनता के पास होता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होनी चाहिए और जनता क्या करेगी, अपने मन से, अपने अधिकार से किसी को चूज करेगी कि वो हम पे शासन कर पाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो ये एक कारण बनता है। फिर है, इसमें सुधार की आवश्यकता थी और यही कारण है क्या कि यहाँ पे सुधार की आवश्यकता लगी मिखाइल गोर्बाचेव को। फिर आप देखो, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि सोवियत संघ एक दल, साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। मैंने आपको बताया यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब आप देखो, जैसे हमारा भारत क्या है, बहुदलीय है। अगर यहाँ पे कोई सरकार गलत करी ना, मान लो अगर बीजेपी सरकार में है अभी, ठीक है, वो सत्ता में है, अगर वो क्या की कुछ गलत कानून पारित की, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे विपक्षी दल है, वो क्या करेंगे, इसका विरोध करके उस चीज़ को रोक सकते हैं। और जनता भी क्या कर सकती है कि उनके विरोध में जा सकती है, फिर क्या करे, सरकार अपना फैसला बदल लेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अधिकार था ही नहीं, वहाँ पे ना कोई अन्य पार्टी थी, ना जनता को कोई तरह का अधिकार था। तो ये कारण बन गया था कि सोवियत संघ क्या हुआ कि यहाँ पे एक ही दल का प्रभुत्व था और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब यहाँ की तो सरकारें हैं कि उनको विपक्षी को क्या करना होता है कि आंसर करना होता है, लेकिन यहाँ क्या था कि इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं था। फिर सोवियत संघ 15 गणराज्य शामिल थे और इसमें क्या थे, 15 गणराज्य, मतलब 15 राज्य शामिल थे। किसमें, तो सोवियत संघ में। ये आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर देखो, परंतु प्रत्येक विश्व में रूस का प्रभुत्व था और रूस ही सभी प्रकार के निर्णय लेता था। इसमें बाकी के गणराज्य स्वयं को अपमानित अनुभव करते थे। मतलब क्या है कि देखो, इसमें जब 15 गणराज्य थे, हम जब कोई टीम बनाते हैं, ठीक है, अगर आप टीम बनाओ और उसमें एक ही किसी मेंबर को सारा अधिकार दे दो, जब भी आपको कोई भी सजेशन लेना हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, तो आप सिर्फ उसी के साथ करो, बाकी 14 के साथ ना करो। तो उन लोगों को लगेगा ना कहीं ना कहीं कि वो क्या हो रहा है, कि वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो यही सिचुएशन बन गया तो सोवियत संघ में। जबकि यहाँ 15 गणराज्य शामिल थे, तो उसको क्या करना चाहिए था कि हर मेंबर का अच्छा बराबरी से क्या करना चाहिए था कि उनका नेतृत्व करना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ रूस को सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो ये एक कारण बनता है, जिससे क्या हुआ कि बाकी जो गणराज्य थे वो अपने को अपमानित महसूस करते हैं। आप देखो, अगर आप, सही बात है, अगर आप किसी चीज़ में रहते हो, ग्रुप में रहते हो, और वहाँ सिर्फ अगर कोई बॉस क्या करे, उसके अंदर में 5 लोग काम करते हैं, वो सिर्फ एक ही को ध्यान दे, एक ही पे सारा बात जो करना हो, उसे जो भी डिस्कस करना हो सारा उसी से करे, बाकी जो 4 मेंबर है उन्हें उतना वैल्यू ना दे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो वही चीज़ है। फिर आप देखो कि सोवियत संघ के खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की। मतलब क्या है कि जब अमेरिका को लग रहा था ना कि वो क्या विश्व में एक ही महाशक्ति है, तो उस वक्त सोवियत संघ भी टक्कर में आ गया। और क्या हुआ ना, धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे को टक्कर देने के चक्कर में क्या किया ना, अपने देश का विकास छोड़ दिया और सारा ध्यान उनका कहाँ पे गया, सारा पैसा कहाँ पे गया, तो खतरनाक हथियार बनाने में। तो आप देखो, इससे क्या हुआ ना कि अमेरिका की बराबरी तो की, परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आप सोचो, आपके पास कैपेसिटी है कि मतलब आपके पास कम कैपेसिटी है, आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए, अगर आपके पास 2 लोग भूखे हैं तो आपको
कुछ 10 रुपये का ऐसा काम करना चाहिए जिनसे उन लोगों का पेट भर पाए। अब आप क्या करोगे कि उनके लिए पेट भरने का तो नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ ले आओगे जो उनके पेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उनके लिए अगर कुछ चीज़ खरीद के ले आओ, कुछ खिलौना खरीद के ले आओ, तो देखो ये सब क्या है कि ये बाहरी दिखावा होता है। लेकिन अगर आप जनता ही खुश नहीं रहेगी तो आप अपने देश को मजबूत बना लोगे, वहाँ बहुत हथियार रख लोगे, तो ये सब का क्या फ़ायदा होगा। यही बात है कि वहाँ जितना भी पैसा था, जितना भी धन था, वो किस में खर्च हो गया, तो खतरनाक हथियार बनाने में खर्च हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि जनता के भूखमरी की स्थिति आ गई। मतलब उनके पास पैसा बहुत कम बच गया था, जिस कारण जनता ने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। फिर देखो सोवियत संघ ने हथियार बनाने का अत्यधिक खर्चा किया, अभी आपको बताया मैंने, जिसके कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। मतलब उसको क्या करना चाहिए था कि हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि एक ही क्षेत्र में ध्यान दिया और इन सब में ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सोवियत संघ पिछड़ गया। फिर अब देखो सोवियत संघ राजनीति और आर्थिक तौर पे पिछड़ गया, जिसके कारण वह अपने नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा था, और यही सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गई थी। आपको समझ में आ गया क्या हुआ कि वो जब इतने मतलब तेजी से सारा पैसा खर्च करने लगा, तो उसके बाद जनता को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर अब देखो 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ के निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो अफगानिस्तान संकट है ना, ये 1979 से 89 यानी 10 वर्षों तक लगभग चला था। तो इसको क्या करना चाहिए, इस वक्त भी वो क्या किया कि अपने देश पर ध्यान नहीं दिया और अफगानिस्तान पे क्या किया, अधिकार जमाने के लिए हमला कर दिया। तो क्या हुआ ना कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई, और साथ ही क्या बना कि सोवियत संघ के निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। अब वो अपने देश में और किसी चीज़ों को तो बना ही नहीं रहा था जो वो क्या करे कि दूसरे देश में भेजे और उससे पैसे कमाए। निर्यात में क्या होता है ना कि एक देश से हम कुछ माल बनाते हैं, उसको दूसरे देश भेजते हैं, जिससे जो प्रॉफिट होता है वो देश को होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, कुछ माल का तो बना ही नहीं रहे थे, ना कुछ उत्पादन कर रहे थे, ये सिर्फ हथियार बना रहे थे। ऐसे में क्या हुआ ना कि इनका जो निर्यात था वो कम होता चला गया, और इनके पास जब देखो हथियार हम भले ही बहुत सारा बना लें, लेकिन आप हथियार थोड़ी खाओगे, आपको खाने के लिए तो खाद्यान्न चाहिए होगा, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो इन सबको क्या करना पड़ा ना, आयात करना पड़ा, यानी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा, जिस कारण सोवियत संघ क्या हुआ कि विघटन हो गया, डूब गया। तो ये आपको कारण समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है। और यहाँ से अगर आपको नहीं भी अच्छे लगे ना, तो आप क्या करना ना कि हमारे जो चैप्टर वाला वीडियो है वो आप देखना, वहाँ मैंने आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि वो चैप्टर का वीडियो है, मैंने आपको चैप्टर समझाया, लेकिन उसके साथ ही मैंने हर क्वेश्चन भी समझाता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाने से क्या हुआ ना कि आप वहाँ से अपना फेयर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कितने स्टूडेंट को चाहिए कि वो लिखा हुआ आंसर देख के अपना फेयर बनाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। चलिए हम देखते हैं भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो जो देश भारत की तरह थे, मतलब उसके मित्र थे या फिर जो विकासशील देश कहें हम, तो उनको क्या परिणाम हुए ये हमें बताना है। तो आप देखो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा विश्व को प्रभाव मिला इससे। देखिए क्या हुआ कि पूरे विश्व में दो महाशक्ति थी, ठीक है, एक सोवियत संघ हो गया यूएसएसआर, और एक यूएसए यानी हमारा अमेरिका हो गया। अब दोनों टक्कर में है। अब आप सोचो अचानक एक खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, इसका फैल जाएगा। तो वही हुआ था। क्या हुआ था ना कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति बची थी। मतलब विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति बच गई थी। क्या हुआ कि जब दो थे, एक चला गया तो कौन बच गया, अमेरिका बच गया। तो ये एक कारण बन गया। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार के प्रभावित करना शुरू कर दिया था। और जो भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता है ना, आज भले ही बहुत अच्छा है, मतलब आज अच्छा, आप देखो वहाँ के अभी ट्रम्प क्या किए थे, भारत आए थे, लेकिन जब हम उस वक्त की बात करते हैं ना, तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। और इसका कारण आप समझने की कोशिश करो। आप
पहले ये देखो कि क्या है कि भारत और पाकिस्तान में नहीं बनता है, ठीक है, और ठीक उसी तरह अमेरिका और सोवियत संघ में नहीं बनता था। ये दोनों अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्या हुआ ना, एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका, ये सोवियत संघ, तो हम दोनों का भी नहीं बनता है, इन दोनों का भी नहीं बनता है। तो जब सोवियत संघ ने भारत की मदद की ना, तो अमेरिका क्या कहा, जब वो इसलिए भारत का दुश्मन नहीं बना कि मतलब पाकिस्तान उसका दुश्मन है, वो इसलिए भारत से दुश्मनी लिया क्योंकि सोवियत संघ जो इसका दुश्मन है वो भारत का दोस्त है, और इस कारण इसने क्या किया ना कि पाकिस्तान से दोस्ती कर ली। तो इस कारण भारत और अमेरिका के बीच क्या हुई, दूरियां आ गई। तो ये अब आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब सोवियत संघ चला गया तो ये क्या किया अमेरिका, क्योंकि वो तो जानता था कि भारत किसका मित्र है, तो सोवियत संघ का मित्र है, और इसलिए उसने क्या कि भारत को अपने अंडर में उस पर मतलब क्या किया, कुछ कुछ अपनी शक्तियों का प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। और अब हमारे पास मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम उससे दुश्मनी मोलते, क्योंकि वो एक ही बड़ी महाशक्ति है, वो अगर यहाँ पे है तो भारत यहाँ पे थी। अब ऐसे में अगर हम इससे दुश्मनी ले भी ले तो हम इसका कुछ नहीं मतलब कर पाते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि उसके साथ ही हमें चलना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान और इराक पर अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। और क्या किया ना अमेरिका, अब अमेरिका को क्या लगा कि अब पूरे विश्व पर सिर्फ मेरा राज्य है, मतलब वो अकेले सबसे ताकतवर बचा। तो अब वो क्या किया ना, धीरे धीरे सब देश पर अपना ध्वज जमाना स्टार्ट कर दिया। कभी अफगानिस्तान पे हमला कर देता था, तो कभी ईरान पे, कभी इराक पे। तो ये हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पे अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया, और जो विश्व की बहुत सारी जो महाशक्तियां हैं, संगठन है, उसमें भी अमेरिका का क्या हुआ कि प्रभुत्व हमें दिखने लगा। जैसे आप देख लो, जो भी यूनाइटेड सोवियत संघ के जो भी ये है, यूएनओ की तरह, यूनिसेफ, ये सब जो भी संगठन है ना, उसमें अमेरिका का क्या हुआ कि प्रभुत्व कायम होने लगा, जिससे भारत जैसे देश को इसकी मदद लेने के परोक्ष रूप में अमेरिका नीतियों को ही समर्थन करना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि हमें और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें लास्टली अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका का समर्थन करना पड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, इसे देखो, और दोनों को मिला के अपने से एक बहुत बढ़िया आंसर आप लिख सकते हो। फिर आप देखो शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है, शॉक थेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप देख लो, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का वह सबसे बेहतर तरीका था, ये तरफ है। ठीक है, तो ये जो शॉक थेरेपी क्या है, पहले हम इसे समझते हैं, फिर आपको ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये सबसे बेहतर तरीका था या नहीं। आप देखो, ये जो सोवियत संघ के पतन के बाद, जब सोवियत संघ खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया, तो रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए विशेष मॉडल अपनाया गया। मतलब आप देखो, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो रूस बना। फिर जो पूर्वी यूरोप, ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सोवियत संघ में थे। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या हुआ था कि पूरा विश्व जो था ना, वो दो हिस्सों में बट गया था। एक था हमारा सोवियत संघ और एक था यूएसए। ठीक है, यानी अमेरिका। अब ऐसे में क्या हुआ ना, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। तो अब जब ये खत्म हो गया, ठीक है, जब ये खत्म हो गया, तो ये जो भी क्षेत्र बचे, उसने क्या किया कि एक नया मॉडल अपनाया। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी नीति में चेंज लाया। अब देखो क्या हुआ कि इसने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर रुख कर लिया। देखो, सोवियत संघ में क्या अपनाया जाता था, तो साम्यवाद अपनाया जाता था। मतलब सारा अधिकार किसके हाथों में होता था, तो सरकार के हाथों में होता था। लेकिन जब क्या हुआ कि सोवियत संघ ही खत्म हो गया, तो उसके जो अंदर में देश आते थे, जो भी क्षेत्र आते थे, उन्होंने सोचा कि अब तो ये रहा ही नहीं, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूंजीवाद अपना लेना चाहिए, क्योंकि विश्व में एक ही महाशक्ति बची।
और जो कौन क्या अपनाती थी, तो वो पूंजीवाद अपनाती थी। इसलिए इन देशों ने क्या किया, पूंजीवाद को अपना लिया। और ये जो इनका एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था ना, इसे ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, जिसे शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो शॉक थेरेपी मतलब क्या होता है ना, कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब आप देखो कई बार क्या होता है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है हमारे साथ, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ना, जैसे उस पर हमें क्या करना पड़ता है ना, उसके उपचार के लिए भी हमें बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ खो के कुछ पाना, वो वाला स्थिति हो गया। तो इनको क्या करना था, कुछ खो कर ही कुछ पाना पड़ा। तो इन्होंने अपनी विचारधारा को खोया और नई विचारधारा पूंजीवाद को अपनाया। तो इसलिए इसका शॉक थेरेपी नाम रखा गया। और इसका नाम किसने रखा, तो आप देख लो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे शॉक थेरेपी का नाम दिया था। तो अब आप एक चीज़ को समझो, जैसे वही चीज़ है, जैसे मैं किसी चीज़ को अपनाती हूँ, ठीक है, बचपन से मैं वही सोच रही हूँ, मेरा वही थिंक है, लेकिन अचानक मैं अपनी चीज़ों को बदल दूँ, एक दिन में बदल दूँ, तो सब लोग को क्या लगेगा, कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अरे ये इतना जल्दी मतलब बदलाव क्या आया। तो वही हुआ था सोवियत संघ में शामिल देशों के साथ। उन्होंने पहले से मतलब स्टार्टिंग से ही समाजवाद अपनाया था, लेकिन जब अचानक उसने पूंजीवाद अपनाया ना, तो ये शॉक थेरेपी कहलाया गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, कि ये सही तरीका था कि नहीं। तो अब आप देखो, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था। अब आप सोचोगे ये बेहतर क्यों नहीं था। आप देखो, पूंजीवाद सुधार परंतु किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किया जाना चाहिए था। मतलब क्या हो कि इन्होंने जो अचानक से चेंज किया ना, आप सोचो कि आप बहुत मतलब ठीक है 2-3 दिन से आप डायरेक्ट एसी में हो, ठीक है, बहुत ठंडे रूम में हो, आप बहुत टाइम से आप उसमें रह रहे हो, अचानक आप तेज धूप में चले जाओ, तो आपकी सेहत पे क्या होगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप जब सडनली किसी चीज़ को चेंज करते हो ना, तो ये हमें प्रभावित कर देती है। तो वही बात हो गया था। अगर हम धीरे धीरे जाते हैं, मतलब अगर आप एसी का पहले टेम्परेचर कम करते, ठीक है, फिर कुछ देर बाद आप पहले नॉर्मल रूम में जाते, फिर थोड़ी देर बाद आप धूप में जाते, तो क्या होता, आपका बॉडी उतना एडजस्ट करने लायक हो जाता कि वो क्या करे, कि वो धूप को अपने अंदर बर्दाश्त कर पाए, तेज धूप को। लेकिन आपने क्या किया, उसको टाइम ही नहीं दिया, आपने सडनली क्या किया कि आपने तुरंत बाहर निकल लिया और धूप को ले लिया। तो इससे क्या हुआ ना, आप प्रभावित हो गए। तो वही बात है यहाँ पे, कि इसको क्या करना चाहिए था, ये तरीका अच्छा था, अगर उसको पूंजीवाद अपनाना था ना, तो वो धीरे धीरे करके अपनाता। जैसे चाइना के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो उसने भी क्या किया था, शॉक थेरेपी की तरह ही चीज़ों को अपनाया था, लेकिन उसने सडनली नहीं किया, उसने गैप ले लेके, ठीक है, कुछ सालों का गैप लिया, फिर नई चीज़ों को अपनाया, फिर कुछ साल का गैप लिया, फिर नई चीज़ों को अपनाया। जिस कारण क्या हुआ ना, कि अब आप चाइना की स्थिति देखो, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे चला गया, जबकि वो बहुत पहले से ऐसे में नहीं था। मतलब उसका जो विकास है ना, वो तुरंत का ही है, लेकिन उसकी नीतियों के कारण हुआ। लेकिन जब इन देशों ने अचानक किया, तो ये इनका दुष्प्रभाव इन्हें भुगतना पड़ गया। एकदम से सभी प्रकार की परिवर्तन को लोगों को लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, तो अब आप इसे लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते कि निम्नलिखित में से, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से पक्ष या विपक्ष का एक लेख लिखे, ठीक है, मतलब अगर आप उसके पक्ष में हो तब भी लिखो, नहीं हो अगर विपक्ष में हो तो भी लिखो। क्या है टॉपिक, की दूसरी दुनिया के विघटन के बाद, ठीक है, भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्रता यहाँ पे होगा, मित्रा लिखा गया, ठीक है, की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पे ये कह रहा है ना, कि जब दूसरी दुनिया का विघटन हो गया, मतलब वही सोवियत संघ में जो शामिल देश थे ना, उन्हें हम दूसरी दुनिया कहते हैं, तो सोवियत संघ के साथ ये भी खत्म हो गया। तो जब इनका विघटन हो गया ना, तो भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, पहले तो हम सोवियत संघ के साथ थे, तो क्या करना चाहिए कि हमें अपनी नीति को बदल देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि रूस और जो भी सोवियत संघ में शामिल थे, उनका साथ छोड़कर अमेरिका से दोस्ती निभानी चाहिए कि नहीं। इस पर आप बताओ कि आपका क्या पक्ष है।
तो चलिए अब हम आंसर की बात करते हैं कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत की विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप सोचो कि दूसरी दुनिया का अगर विघटन भी हो गया तो हमें क्या है, अपने में चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि आप सोचो बचपन से वो आपका मित्र है। जैसे सोच लो आपका आप दो फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है। आपका फ्रेंड मान लो अगर किसी दुर्घटना में उसको कुछ हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि अगर आपका फ्रेंड नहीं रहा तो आपका उसके परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। आप क्या करोगे, उसके बेटे से आगे रिलेशन बढ़ाओगे, उसके परिवार का ध्यान रखोगे। तो वही बात था कि हम क्या कर रहे थे, सोवियत संघ से दोस्ती निभा रहे थे, और अब जब सोवियत संघ नहीं रहा तो हम अमेरिका के साथ कैसे हो लेंगे, ये तो अच्छी नीति नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उसके उत्तराधिकारी है जो रूस है, उससे अपने मित्रता की संधि को कायम रखना चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता है। और ये जो भारत है ना ये जो रूस है ना, उसने हमेशा भारत की मदद की है। मैंने आपको डिटेल में बताया है, जब भी हमें क्या थी, हथियार की ज़रूरत थी तो उसने हथियार दिया, जब भी हमें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत थी, जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत थी तब उसने अपनी रॉकेट को भी हमें दिया, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा सच्चा मित्र है और हमें क्या करना चाहिए, उससे दोस्ती निभानी चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है ना, इसके विषय में यह बात नहीं कही जा सकता, मतलब ये हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, आगे चलकर भी भारत के साथ देगा। और हम ये कह भी नहीं सकते ना कि इन फ्यूचर जब जरूरत पड़े ना तो अमेरिका भारत के साथ देगा। मतलब अभी तक इसने नहीं दिया तो हम क्या है, कहीं ना कहीं डाउट में है। लेकिन रूस ने तो हमेशा हमारी मदद की है। उस और आपको पता होगा कि भारत और जो रूस है उसके बीच में 2001 में ना, ठीक है, एक दो नहीं बल्कि 80 समझौते, सोचो बहुत ज़्यादा है, 80 समझौते हुई थी हमारे बीच। फिर हमारा जो रक्षा व्यापार है उसको लेकर भी हमारे बीच समझौते हैं, व्यापार को लेकर भी समझौते हैं। तो इस कारण क्या है कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अमेरिका से संबंध बनाए तथा रूस के साथ पहले की तरह अच्छे संबंध बनाए रखे। मतलब ये हो सकता है कि हम क्या करें, अमेरिका को भी अपना मित्र बनाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम अमेरिका को बनाए तो रूस को छोड़ दें, क्योंकि वो तो हमारा पहले से मित्र है। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों में, ठीक है, बैलेंस बना के दोनों के साथ मित्रता निभानी चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ घर पे रह के पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।